एक्शन। श्रोताओं नमस्कार। बॉम्बे टॉकीज में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पानी को तरसते, पानी को सिसकते, आंखों में नींद नहीं है, बादल को तकते चेहरे। लेखक और गीतकार अशोक मिश्र से ममता सिंह की बातचीत का दूसरा भाग। दोस्तों नमस्कार। आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है एक ऐसे लेखक को जिन्होंने स्वस्थ मनोरंजन वाली सार्थक सिनेमा लिखा, जिनकी फिल्में आप परिवार के साथ बैठकर देख सकते हैं, जिनकी हालिया फिल्म अभी खूब चर्चित हुई और सराही गई। वो फिल्म है कटहल और वो लेखक हैं अशोक मिश्र। फिल्म कटहल का निर्देशन किया अशोक जी के सुपुत्र यशोवर्धन मिश्र ने। उनकी फिल्म नसीम और समर के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अशोक मिश्र जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। गाँव में, गलियों में, शहरों में, कस्बों में विविध भारती के लाखों श्रोताओं को मेरा नमस्कार। और आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं इस कार्यक्रम में शामिल हूं और आप लोगों से कुछ बात कर सकूंगा। तो आपने साहित्य का भी जिक्र किया कि साहित्यकारों से जुड़े सर्वेश्वर दयाल सक्सेना से मुलाकात हुई आपकी, और दिनमान पत्रिका का जिक्र किया, और हमने सुना है कि आपके घर में भी साहित्यिक माहौल था। आपके बड़े भाई पत्रकार या लेखक, समीक्षक थे। हिंदी के बड़े प्रसिद्ध समीक्षक जी, डॉक्टर राजेंद्र मिश्र। तो बताइए हमें वो उस माहौल के बारे में। वो रायपुर में कॉलेज में पढ़ाते थे और समीक्षा के क्षेत्र में उनका बड़ा नाम है जी। और उनकी वजह से हमारे घर में साहित्यकार आया करते थे। जैसे बिलासपुर में जब थे वो, तो नीरज जी आते थे हमारे घर, गोपाल दास नीरज जी। हम लोग तो छोटे थे जी जी। और उनको मेरी बहन की बनाई कचौड़ियां बड़ी पसंद थी। तो जब भी बिलासपुर आते थे वो, तो हमारे घर जरूर कचौड़ी खाने आते थे। फिर रायपुर में राजेंद्र भाई साहब की वजह से अग्गे जी हमारे घर आए, निर्मल वर्मा हमारे घर आए, कारण जी आए, विष्णुकांत शास्त्री आए, महादेवी वर्मा आई। क्या बात है। ऐसे बड़े बड़े लोग आते थे। तो हमको एक अच्छे संस्कार मिले भाई साहब की वजह से। और मेरी भाभी अर्चना मिश्र, वो संस्कृत की विदुषी। क्या बात है। तो उनसे मुझे संस्कृत नाटकों का बड़ा ज्ञान मिला। उन्होंने मुझे भवभूति के बारे में बताया, भास के नाटकों के बारे में बताया, कालिदास। तो मुझे अच्छे संस्कार मिले अपने परिवार की वजह से। और मेरे पिताजी भी कविताएं लिखते थे। मेरी माँ भजन और तीज त्योहार के गीतों का आयोजन करती रहती थी, बुलौआ। सब औरतें आती थी, ढोलक बजा के गाते थे। तो अच्छा सांस्कृतिक वातावरण मिला हम लोगों को, और इसकी वजह से वो संस्कार हम लोग में भी आए। कोई वो लोकगीत याद है क्या आपको, या थोड़ा कहीं गुनगुनाते हो? क्योंकि नाटक किया है आपने मंच पर, तो मंच पर तो जो लोग जाते हैं उनको थोड़ा बहुत तो गुनगुनाना आता है। अगर आपको याद हो तो गुनगुनाए हमारे। मैं आपको एक ऐसा गाना सुना सकता हूँ जो इंतजार एक सीरियल था। जी हाँ। जिसको अजीज मिर्जा डायरेक्ट कर रहे थे। तो उन्होंने मुझे लिखने के लिए कहा जी, नौटंकी पे एपिसोड। तो वो किसी और से लिखवा रहे थे और मैं ये बात देख रहा था, क्योंकि इंतजार की शूटिंग चल रही थी। मैं एक एपिसोड लिख चुका था तानसा झील के पास। तो वहाँ एक बड़ा गेस्ट हाउस था जिसमें यूनिट ठहरी हुई थी जी। और मैं भी गया था क्योंकि मेरे एपिसोड की शूटिंग होने वाली थी। तो एक राइटर से वो एक नौटंकी का एपिसोड लिखवा रहे थे जी जी। और वो उससे संतुष्ट नहीं हो पा रहे थे। तो मैंने उनको रात को खाना खाते हुए मैंने कहा, सर एक गीत है, मैं आपको सुनाऊं क्या? तो बोले सुनाओ। तो मैंने उनको सुनाया। तो होठ रच गए दोनों मेरे, खाया ऐसा पान मैंने, खाया ऐसा पान। एक नौटंकी वाली लड़की गा रही है। गांव गली में शोर मच गया, धुक धुक होए जान, कटनी का चूना, दिल्ली का जर्दा, कानपुर का कत्था, बंगलोरी सुपारी, उसमें कलकत्ते का पत्ता, हाँ जी कलकत्ते का पत्ता, ऐसा बीड़ा काहे बनाया, पनवाड़ी बेईमान। तो ये गाना अजीज भाई को सुनाया मैंने। अजीज भाई को बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा, नौटंकी एपिसोड तुम लिख सकते हो क्या यार? मैं कहा, सर वो राइटर को बुरा लगेगा। कि नहीं, वो हमारे दोस्त हैं, उनको कोई और एपिसोड दे देंगे। जी जी। तो सवेरे के टाइम उन्होंने मुझसे एक बात कही कि तुम लिखो इसको यार, नौटंकी एपिसोड। तो मैं कहा ठीक है, कितना टाइम लगेगा?
कितने दिन लगेंगे लिखने में, क्योंकि हमको जल्दी है। मैंने कहा सर 40 मिनट लगेगा मुझे सिर्फ। जी। कहे 40 मिनट में लिख लोगे? मैं कहा हाँ। तब मैं बहुत एनर्जेटिक हुआ करता था। तो कहे ठीक है लिखो। मैं कहा उधर एक चेयर लगवा दीजिए मेरे लिए, जंगल है वहाँ, तानसा झील है, बड़ा खूबसूरत नजारा है वहाँ का। जी। तो वो चेयर लगवा दिया उन्होंने। अब मैं वहाँ बैठ के लिखने लगा और पूरी यूनिट देख रही है क्या आप लिख रहे हैं कि राइटर 40 मिनट में एक एपिसोड लिख के लाने वाला। क्या बात है, बहुत बड़ी चुनौती बहुत थी। बड़ी चुनौती। जी। थोड़ी देर बाद एक स्पॉट बॉय आया कि सर अजीज भाई पूछ रहे हैं चाय चाहिए क्या? जी। मैं कहा नहीं मुझे चाय नहीं चाहिए, आप जाइए। फिर मैं लिखने लग गया। फिर कोई आ गया, सर कुछ फ्रूट लाए? मैं कहा नहीं भाई फ्रूट मत लाइए, मुझे लिखने दीजिए, मेरे पास समय बहुत कम है। ऐसा करके मैंने ठीक 40 मिनट में खत्म किया और सुनाया उनको, अजीज भाई को। उनको बड़ा पसंद आया। अजीज मिर्जा वही हैं जो शाहरुख खान जी को लेके आए। जी। उन्होंने और बहुत सारी राजू बंदिया, कमर्शियल सिनेमा भी दिया। और बड़े अजीज इंसान है वो। तो ये गाना उनको अभी भी बहुत पसंद है। कभी कहीं मिल जाते हैं वो जी। तो कहते हैं यार वो गाना सुनाओ। एक बार मैं उनके ऑफिस गया तो जूही चावला, शाहरुख और अजीज भाई, इन लोग पार्टनर थे। रेड चिली उनका ग्रुप था जिसे फिल्में बनाते थे। जी। तो मैं गया उनसे मिलने। तो कहा एक मिनट जूही आने वाली है, तो तुम वो गाना सुनाना जूही को। जी। तो जूही आई तो फिर मैंने होंठ रच गए दोनों, मैंने सुनाया जूही चावला के सामने। फिर एक फंक्शन में हम गए तो वहाँ वो किसी विदेशी लड़की के साथ थे। जी। उन्होंने कहा अशोक ये गाना सुनाओ यार उसमें। अरे क्या बात है। ऑडिटोरियम के बाहर। जी। मैंने कहा अजीज भाई समझेंगी कैसे? कहे मैं इंटरप्रेटर का काम करूंगा। जी। तो उनके साथ मेरा बड़ा अच्छा रहा। उन्हीं के भाई हैं छोटे भाई सईद मिर्जा जी, जिनके साथ मैंने नसीम फिल्म लिखी। और मेरे लिए वो बड़ा अच्छा अनुभव रहा उनके साथ काम। यहाँ पर कोई गाना हम सुनवाते हैं श्रोताओं को, उसके बाद हम आपकी नसीम फिल्म की बात करेंगे। जी। तो मैं अभी आपको बाजीराव मस्तानी का एक गीत सुनाना चाहता हूँ, मोहे रंग दो लाल नंद के लाल। वाह बहुत बढ़िया। बिरजू महाराज और श्रेया घोषाल ने गाया है। जी। और संजय लीला भंसाली जितने भव्य डायरेक्टर हैं उतने ही अच्छे संगीतकार भी हैं। जी, उन्हीं का संगीत है। उनका संगीत है जी, तो ये गीत हम लोग को बहुत अच्छा लगेगा लोगों को। जी।
दीना तक दीना तक दीना तक दीना दीना तक दीना तक दीना 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 तक दीना तक दीना 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 तक दीना तक दीना। अशोक जी, ये बाजीराव मस्तानी फिल्म का गाना हमने अपने श्रोताओं को सुनवाया और गाने से पहले जिक्र हो रहा था अजीज मिर्जा का। जी जी जी। उनके भाई सईद मिर्जा हैं। जी जी। उनके साथ आपने नसीम लिखी। जी जी जी। नसीम लिखने का क्या अनुभव रहा? उससे जुड़ी कोई बात? मेरे लिए नसीम वरदान था। राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। दूसरा कि वो फिल्म काफी महत्वपूर्ण फिल्म है मेरे कैरियर की, क्योंकि उसमें कैफी आजमी साहब ने रोल किया है। जी जी। अभिनय किया है। और जब मैंने लिख के उनको सुनाने गया स्क्रिप्ट, सईद साहब ने कहा कि कैफी आजमी साहब को मैं कास्ट कर रहा हूँ जी, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। पर उनको लकवा मारा हुआ था कैफी साहब को उस समय, तो चलने फिरने में असमर्थ थे। तो उनके घर में गया, जानकी कुटीर पृथ्वी थिएटर के सामने जो है, वहां मैं सुनाने गया उनको। तो उन्होंने सुना और कोई रिएक्शन नहीं दिया। तो मैंने कहा कि सर, अच्छा, मैं जाने से पहले बहुत डर रहा था, क्योंकि मैंने उसमें उर्दू जुबान इस्तेमाल की थी और मेरी उर्दू उतनी अच्छी नहीं है जितनी हिंदी। क्योंकि मैं उर्दू में एक जो लय होती है, रिदम होती है, तो हिंदी भाषी होने की वजह से उर्दू की एक जो लय होती है वो मेरे में नहीं थी। तो मैं बड़ा डरा हुआ था कि शब्दों का कहीं गलत इस्तेमाल न कर दूं, मैं गुस्सा ना हो जाए, क्योंकि वो तो शब्दों के और शायरी के बादशाह हैं। बिल्कुल। तो उन्होंने पूरा सुना, उसके बाद कुछ रिएक्शन नहीं दिया। तो मुझे बड़ा थोड़ा सा अजीब सा लगा। मैंने कहा, सर कैसा लगा आपको? तो उन्होंने कहा, देखिए अशोक जी, मैं किसी चीज पे तात्कालिक कोई रिएक्शन नहीं देता। जी जी। वो कहानी मेरे दिल दिमाग में बसने दीजिए, तब मैं कुछ बोल पाऊंगा। अब मैं चला आया, मुझे पक्का लगा कि इनको पसंद नहीं आया है और ये ना कर देंगे। तो सईद ने पूछा कि क्या बोला उन्होंने? मैं कहा, भाई ऐसा ऐसा बोला उन्होंने। तो मुझे तो नहीं लगता सईद भाई की उनको पसंद आया। फिर 2 दिन बाद सईद का फोन आया कि उनको बहुत पसंद आई स्क्रिप्ट। क्या बात है। जी जी। उसके पहले हमने जावेद अख्तर साहब को स्क्रिप्ट सुनाई थी, जावेद साहब और शबाना आजमी जी को, उन्होंने भी बड़े अच्छे रिएक्शन दिए थे। और नसीम एक ऐसी फिल्म है जो मुस्लिम समाज के तनावों को दिखाती है, बताती है जी। और एक लड़की की कहानी है और उसके दादाजी की, जो फ्रीडम फाइटर थे। तो दोनों के रिश्तों की बड़ी खूबसूरत कहानी है। उसमें कुलभूषण खरबंदा, सुरेखा सीकरी, के मेनन जी, आशुतोष गवारीकर, मकरंद देश पांडे, इन सब ने काम किया उसमें। तो इस फिल्म की शूटिंग से जुड़ी हुई कोई घटना हमें बताइए। इसकी शूटिंग से जुड़ी घटना जो याद आती है मेरे को, कि कैफी साहब पैरालाइज थे वो, तो उनको बड़ी मुश्किल से शूटिंग स्थल में लाया जाता था। वर्सोवा में शूटिंग हो रही थी, फर्स्ट फ्लोर में एक बंगला जैसा है वहाँ। जी हाँ। तो वहाँ उनको मैंने देखा कि कुर्सी के साथ ऊपर ले जाया जाता था। जी जी। फिर उनको एक बिस्तर में लिटा दिया जाता था और लेटे लेटे पूरा वो रोल करते थे। तो मेरे लिए ये एक बड़ा उदाहरण है ये, कि एक आदमी कब तक काम करता है, कैसी क्या लगन होती काम की। मुझे रामधारी सिंह दिनकर जी की एक कविता बड़ी पसंद है, बड़ी कविता जी, कि जो इस भूमि को सुंदर बनाती है, बड़ा वो ज्ञान जिससे व्यर्थ की चिंता नहीं होती, बड़ा वो आदमी जो जिंदगी भर काम करता है, बड़ा वो आदमी जो जिंदगी भर काम करता है, बड़ी वो रूह जो रोए बिना तन से निकलती है। क्या बात है। तो कैफी आजमी साहब मेरे लिए मिसाल हैं एक, कि देखो कैसे वो आदमी काम कर रहा है। या श्याम बेनेगल, अभी उनके किडनी में डायलिसिस चलता रहता है उनका 3 दिन, और 3 दिन वो ऑफिस आते हैं काम करने जी। 89 की एज हो गई है। तो ये हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं इन लोग। तो नसीम इस मामले में मेरे लिए बड़ी इम्पोर्टेंट फिल्म थी जी। तो जब उनका इंतकाल हो गया, कहानी में भी उनका इंतकाल होता है नसीम में एंड में, और जब सचमुच में उनका इंतकाल हो गया तो उनके जनाजे को कंधा देने वालों में मैं भी था। क्या बात है। मैं कहा उसमें तो मुझे जाना ही जाना है। जी जी। तो ये एक फिल्म बड़ी आपके लिए खास रही और इसके लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से भी आपको नवाजा गया। तो यहाँ पर एक गाना जरूरी लग रहा है, एक गाना सुनते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। जी जी जी। आदमी आजाद है, देश भी स्वतंत्र है, राजा गए रानी गई, अब तो प्रजातंत्र है। वेलकम टू सज्जनपुर फिल्म का गाना। वेलकम टू सज्जनपुर जी, सुनते हैं यही गाना। जी जी जी। आदमी आजाद है, देश भी स्वतंत्र है, राजा गए रानी गई, अब तो प्रजातंत्र है।
द्वारा जनता का राज है। प्रजातंत्र सबसे बड़ा हम सबको नाज है। जन के लिए जन के द्वारा जनता का राज है। प्रजातंत्र सबसे बड़ा हम सबको नाज है। वोट छोटा सा मगर शक्ति में अनंत है। अब तो प्रजातंत्र है, अब तो प्रजातंत्र है। आदमी आजाद है, देश भी स्वतंत्र है। वोट छोटा सा मगर शक्ति में अनंत है। अब तो प्रजातंत्र है, अब तो प्रजातंत्र है। आदमी आजाद है, आदमी आजाद है, देश भी स्वतंत्र है। हिल रही थी कली कली, महके थी हर गली। अरे भाई, अरे भाई, अरे आप तभी सांप हुए, हम हो गए छिपकली। खिल रही थी कली कली, महके थी हर गली। आप तभी सांप हुए, हम हो गए छिपकली। सत्ता की ये भूख विकट आदि है न अंत है। अब तो प्रजातंत्र है, अब तो प्रजातंत्र है। आदमी आजाद है, सत्ता की ये भूख विकट आदि है ना अंत है। अब तो प्रजातंत्र है, अब तो प्रजातंत्र है। जिसकी लाठी उसकी भैंस आपने बना दिया। ये नोट की खन खन सुना के वोट को गूंगा किया। जिसकी लाठी उसकी भैंस आपने बना दिया। नोट की खन खन सुना के वोट को गूंगा किया। पार्टी फंड यज्ञ कुंड घोटाला मंत्र है। अब तो प्रजातंत्र है, अब तो प्रजातंत्र है। आदमी आजाद है, पार्टी फंड यज्ञ कुंड घोटाला मंत्र है। अब तो प्रजातंत्र है, अब तो प्रजातंत्र है। आदमी आजाद है, देश भी स्वतंत्र है। राजा गए रानी गई, अब तो प्रजातंत्र है। आदमी आजाद है, देश भी स्वतंत्र है। अरे राजा गए रानी गई, अब तो प्रजातंत्र है। अब गाना हमने सुनवाया श्रोताओं को वेलकम टू सज्जनपुर का, तो बात भी इसी फिल्म की करते हैं। जी, आपके फिल्मी करियर की बड़ी महत्वपूर्ण फिल्म रही है और लोगों ने खूब सराहा इस फिल्म को भी। तो इस फिल्म से जुड़ी हुई कौन सी विशेष बात आप श्रोताओं को बताना चाहेंगे? एक तो इसमें कि कलाकार बड़े मजे हुए थे, श्रेयस तलपदे, तो इन सब के लिए कुछ विशेष तौर पे आपको लिखना पड़ा? कोई मुश्किल? देखिए, श्याम बेनेगल साहब ने, जिनको हम लोग प्यार से श्याम बाबू बोलते हैं, उन्होंने मुझे एक आइडिया सुनाया जिसका एक पेज उन्होंने लिखा हुआ था, 1 सवा पेज, वो अभी भी है मेरे पास उनकी राइटिंग में, कि जिसमें एक लेटर राइटर है जो चिट्ठियां लिखता है लोगों की। ये उन्होंने देखा था कि वीटी स्टेशन के पास पोस्ट ऑफिस में उन्होंने देखा था कि वहाँ लेटर राइटर बैठ के लोगों के लिए लिखते हैं, मनी ऑर्डर फॉर्म भरते हैं, ये सब करते हैं जो। तो उन्होंने कहा इस पे मैं सोचता हूँ कि कोई फिल्म बनाओ, तुम डेवलप करो ना इस आइडिया को। तो मैं कहा सर आइडिया बड़ा अच्छा है, इसको डेवलप करता हूँ मैं। तो बोले कि फिर करिए। तो मैं कहा मैं रिसर्च के लिए जाऊंगा, बिना रिसर्च के मैं कोई फिल्म नहीं लिखता। जी बिल्कुल। तो वो समझदार इंसान है, उन्होंने कहा ठीक है आप जाइए। कहाँ जाएंगे? तो मैं कहा सर मैं सतना मध्य प्रदेश जाना चाहता हूँ, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ। तो बोले जाइए। मैं गया और मैंने गांव में जा जाके इस कहानी से जुड़ी चीजें ढूंढने लगा
अच्छा। वेलकम टू सज्जनपुर से, कि एक लेटर राइटर लिखता है तो कैसे कैसे लोग हैं, क्या क्या घटनाएं हो रही हैं वहाँ। तो एक गांव पास में था सज्जनपुर, सतना रीवा के बीच में है वो। तो मैं वहाँ लकली सज्जनपुर पहुंच गया मैं। उसके पहले इसका नाम हम कुछ सज्जनपुर वगैरह था, कहानी नहीं बनी थी जी। वहां पहुंच गया मैं, तो मैंने लोगों से बातचीत किया वहां जी। तो मुझे करेक्टर मिले बहुत सारे। एक सूबेदार मिला जो राइफल साफ करते बैठा था, एक विधवा लड़की दिखाई दी जो पानी लेके जा रही थी, एक कंपाउंडर दिखाई दिया, और फिर मैं बात करने लग गया बुजुर्गों से। तो उन्होंने कहा कि सर इसका नाम पहले दुर्जनपुर था। अच्छा। तो सज्जनपुर कैसे पड़ा? बाद में नेहरू जी कभी इधर आए जी। तो उन्होंने गांव के लोगों से बात की, तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो गांव के लोग बड़े सज्जन हैं, इसका नाम दुर्जनपुर क्यों किसने है? रखा? इसका नाम इमीडिएटली सज्जनपुर कीजिए, कलेक्टर से बोला, तो सज्जनपुर नाम हो गया। जी जी। तो मैंने पूछा क्या फर्क पड़ा, तो कहे जब इसका नाम दुर्जनपुर था तो यहाँ बहुत सज्जन लोग थे। अच्छा। जब से सज्जनपुर नाम पड़ा है तब से दुर्जन ही दुर्जन है। इसी डायलॉग से मैंने फिल्म को शुरू किया है। आप देखेंगे फिल्म तो श्रेयस तलपड़े ये बोलता है कि हम एक लेटर राइटर हैं और यहाँ सज्जनपुर में रहते हैं, इसका नाम पहले ये था। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा वेलकम टू, और मैंने उसको अपनी जुबान में लिखा बघेलखंडी में। जी। बघेलखंड एक छोटा सा इलाका है जी जी। विंध्य प्रदेश, तो मेरी पहचानी हुई वो थी। और श्रेयस तलफड़े ने, अमृता राव ने, बाकी कलाकारों ने, रवि झांकल ने, इन सब ने उसमें बहुत अच्छी बघेलखंडी बोली है। रवि झांकल भी खुद थिएटर एक्टर रहे हैं। थिएटर एक्टर रहे हैं बहुत अच्छे। जी। यशपाल शर्मा उसमें थे। तो उन सब ने मिलके उसको बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है। जी। तो शूटिंग के दौरान भी आप की उपस्थिति रही होगी, तो श्रेयस से जुड़ी हुई, अमृता राव से जुड़ी हुई कोई बात कि कैसा उनका एक्टिंग का क्या तरीका था, उनसे जुड़ी हुई कोई खास बात बताइए। एक तो मैं एक्टर्स को काफी फ्रीडम देता हूँ कि मेरी राइटिंग में अगर आप वो कुछ जोड़ना चाहते हैं, कुछ इम्प्रोवाइज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं एक सीमा के अंदर। जी। तो श्रेयस ने कुछ कुछ इम्प्रोवाइज किया जी, और अच्छा इम्प्रोवाइज किया जो मुझे बड़ा अच्छा लगा। फिर अमृता ने इम्प्रोवाइज किया, छोटे छोटे डायलॉग, छोटे छोटे, तो फिर बाकी कलाकारों ने भी किया। तो वो जो इम्प्रोवाइजेशन है उससे स्क्रिप्ट बहुत अच्छी बन गई जी, ज्यादा जीवंत हो गई वो। और ये मैंने हबीब साहब से सीखा था, उनके कलाकार इम्प्रोवाइज बहुत अच्छा करते थे, तो इससे बड़ा अच्छा हुआ। फिर एक और अच्छा अनुभव मैं आपको बताता हूँ, इसके आर्ट डायरेक्टर थे समीर चंदा जी जी, बहुत बड़े आर्ट डायरेक्टर थे वो, और यंग एज में उनकी डेथ हो गई एक तरह से। तो एक बार मैं सज्जनपुर गया, सतना से ऐसे ही फिल्म रिलीज होने के बाद, तो सज्जनपुर की दीवारों में सब जगह लिखा था वेलकम टू सज्जनपुर, वेलकम टू सज्जनपुर। और मैं चाय दुकान में पहुंचा तो वहाँ डीवीडी वगैरह बिक रही थी। मैंने कहा सज्जनपुर का है क्या, तो बोले नहीं, सबकी सब बिक गई। अच्छा। तो आपको चाहिए तो हम मंगवा देंगे। तो एक बुढ़ा वहाँ बैठा था, उसने कहा कि ये लोग सब यहाँ गांव में शूटिंग कर लिए हमारे, और गांव के एको मनई को नहीं दिखाए। अरे क्या बात है। तो फिर आपने फिर क्या किया उसके लिए? बताओ, ऐसा तो है। और कहे वही जो घर दिखाए वो हमारे पड़ोस का तो घर है। हाँ, और हमें फिल्म नहीं दिखाई। और अब किसी को नहीं, गाँव में एक आदमी भी नहीं मिला इनको जिनको छोटा काम दे देते, बच्चे को भी तो दे सकते थे किसी। बात है जी, बिल्कुल सही। तो मुझे हंसी आ गई, मैंने कहा हाँ ये तो उन लोगों ने गलत किया है भाई, जबकि वो हमने वहाँ शूट ही नहीं किया था। जी जी जी। हमने रामूजी राव स्टूडियो में सेट बनाया था समीर, हैदराबाद में। हाँ ओके। रामूजी राव स्टूडियो में सेट बनाया था, मैं फोटोग्राफ ले गया था, मैंने दिखाया था उसको। तो पर उस बुढ़े को लगा कि सचमुच जो हमारा ही गाँव है, इतना करेक्ट सेट बनाया था समीर, इतना जीवंत था, इतना जीवंत था। बिल्कुल। तो ये मुझे बड़ी अच्छी घटना लगी, और हमें उम्मीद है कि ये दिलचस्प बातें हमारे श्रोताओं को भी बड़ी अच्छी लग रही होंगी। आगे बढ़ने से पहले बताइए अशोक जी, आपकी पसंद का कौन सा गाना सुनाए? वेल्डन अब्बा का कोई गाना सुना दे जो मैंने लिखा है। जी बताए। रहमन इश्क का धागा रे, कभू मत चटकाना रे, चटक जाए जुड़ना मुश्किल, जुड़े गांठ पड़ जाना रे। ये रहीम का एक दोहा था, रहमन धागा प्रेम का, हाँ, मत तोड़ो चटका। तो मैंने इसको मुखड़े को लेके एक गीत लिखा है जो प्रेम का मुझे बहुत अच्छा गीत लगता है जी, और श्याम बाबू को भी बहुत पसंद आया वो गीत। शांतनु मोइत्रा ने म्यूजिक किया है जी, उनको भी बड़ा पसंद आया, तो वो गीत अगर सुनाए तो मुझे अच्छा लगेगा जी। तो सुनते हैं ये गाना। जी जी। रहीमन इश्क का धागा रे, कब हूँ मत
चटकाना रे, कब हूँ मत चटकाना रे। चटक जाए जुड़ना मुश्किल, जुड़े गांठ पर जाना रे, जुड़े गांठ पर जाना रे। रही मना इश्क का धागा रे, रही मना इश्क का धागा रे। तना दिन दिन 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 तना दिन। खड़े सब इश्क के है द्वारे, राजा रंग सभी हारे। इश्क की भूल भुलैया में भटक रहे आलिम है सारे। कोई कहे इश्क समंदर है, कोई कहे बेहद सुंदर है, कोई कहे दिल के बाहर है, कोई कहे दिल के अंदर है। जो तेरा वही सिकंदर है, डूब के हमने जाना रे, डूब के हमने जाना रे, डूब के हमने जाना रे। रही मन इश्क का धागा रे, कब हूँ मत चटकाना रे, कब हूँ मत चटकाना रे। चटक जाए जुड़ना मुश्किल, जुड़े गांठ पर जाना रे, जुड़े गांठ पर जाना। रही मन इश्क का धागा रे, रही मन इश्क का धागा रे। तना दिन दिन 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 तना दिन दिन। पकड़ है इश्क में हड़बड़ गड़बड़ है, इश्क घर शहर को भूले है, इश्क तो महाबुलक्कड़ है। इश्क का चांद सा है मुखड़ा, इश्क कलेजे का टुकड़ा, इश्क तो सांसों की डोरी, इश्क तो दिल का है दुखड़ा। इश्क से जुदा न होना रे, इश्क को ना ठुकराना रे, इश्क को ना ठुकराना रे, इश्क को ना ठुकराना रे। हो रही मन इश्क का धागा रे, कब हूँ मत चटकाना रे, कब हूँ मत चटकाना रे। चटक जाए जुड़ना मुश्किल, जुड़े गांठ पर जाना रे, जुड़े गांठ पर जाना रे। ओ रही मन इश्क का धागा रे, रही मन इश्क का धागा रे। तना दिन दिन 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 तना दिन
आपने जिक्र किया है कि इसमें बघेली में भी संवाद थे, तो क्या कुछ संवाद याद हैं? आप बताना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को यहाँ पर? ठीक तो संवाद मुझे याद नहीं आएंगे अभी जी, पर बघेली एक मीठी भाषा है। हम पंचन कहत रहे ना, ऐसा न होई, काहे न होई भाई, अरे हम कह दिए ना होई तो ना होई। तो ये जो टोन है, ये लय है, एक तो हमारे देश की बोलियां कमाल की हैं और सिनेमा और नाटक के लिए बोलियां बहुत ज्यादा सशक्त हैं, जरूरी भी है जी। मैं धृष्टता करते हुए बोलूंगा कि हिंदी में वो सामर्थ्य नहीं है। हिंदी थोड़ी अभिजात्य की भाषा है, नाटकीयता नहीं है, जो ब्रिज में है, जो अवधी में है, जो भोजपुरी में है, जो हरियाणवी में है, जो हैदराबादी में है जी। अगर सोचिए कि दंगल फिल्म हिंदी में बनती तो कैसी लगती, हरियाणवी में कितनी अच्छी लगती है वो जी। वो अपनापन, एक जुड़ाव सा होता है जी जी जी। तो बोलियों पे मैं बहुत काम करता हूँ। मैंने करीब 12-13 फिल्में लिखी हैं, फीचर फिल्में, उसमें से 12 फिल्में मैंने बोलियों पे लिखी है जी। भवंडर मैंने राजस्थानी में लिखी, जगमोहन मुंद्रा ने डायरेक्ट किया था जी। हाँ। सदाशिव अमरापुरकर, शबाना आजमी, ये सब लोग उसमें काम कर रहे थे जी। तो बोलियां का इस्तेमाल करना चाहिए सिनेमा में। अब तो करने लग गए हैं लोग, लेकिन मैं इसके लिए बहुत पहले से कोशिश कर रहा हूँ। तो क्या समर फिल्म में भी कुछ बोलियों का इस्तेमाल था? जी, समर फिल्म बुंदेलखंडी में बनाया था हम लोगों ने, और बुंदेलखंड, सागर, छतरपुर, पन्ना, तो बुंदेलखंडी में हमने 2 फिल्में बनाई हैं। एक तो समर मैंने लिखी है जो जी। एक समर और दूसरा कटहल। वो बहुत ही बढ़िया बोली लगती है मेरे को, और वो जो डायलेक्ट है बिल्कुल आप खुद को जोड़ लेते हैं, हम सब जोड़ लेते हैं। और ये बोलियां हम सब के मतलब उत्तर प्रदेश, बिहार और जो उत्तर भारत के इलाके वहाँ पे थोड़े बहुत अंतर के साथ सभी बोलते हैं जी जी जी। तो बहुत प्यारी लगती है। बहरहाल बात चल रही थी वेलकम टू सज्जनपुर की। श्याम बेनेगल जी ने आपको बोला कि आप जाइए, आपने कहा कि हम जा रहे हैं गाँव और वहाँ से के लाएंगे, तो उनका क्या कुछ दखल था कि जो आप लिख के लाए उसको पूरी तरह से उन्होंने अप्रूव किया? नहीं, वो श्याम बाबू का ये है कि श्याम बाबू के साथ मेरी ट्यूनिंग बड़ी अच्छी है जी। हमारी सोच एक जैसी है, जैसा श्याम बाबू सोचते हैं मैं उसी लाइन पे सोच सकता हूँ जी। तो हमारे बीच में ऐसा विवाद नहीं होता है या कोई ऐसा, हाँ इम्प्रूव जरूर करते हैं वो चीजों को जी जी, जोड़ते हैं उसमें कि ऐसा कर दें तो और अच्छा हो जाएगा, तो वो बहुत अच्छे सजेशन देते हैं जिससे नाम मेरा होता है। तो सजेशन श्याम बाबू के रहते हैं बहुत सारे जी, और उनके साथ एक अच्छा रिलेशन है मेरा। मैंने उनसे काफी सीखा, वो एक तरह से मेरे गुरु हैं जी। और बहुत सारी फिल्में आपने की उनके साथ जी जी। तो मुझे लगता है कि श्याम बेनेगल के साथ इतनी सारी फिल्में की हैं और जिक्र भी उनका है, तो उनके लिए कोई गाना सुनवाना चाहेंगे? जरूर जरूर। तो अगर आप चाहें तो जुबेदा का कोई गाना, हाँ, एक बन्ना बन्नी, हाँ, मेहंदी है रचने वाली, हाँ मेहंदी है रचने वाली जी। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, कह सखियां अब कलियां हाथों में खिलने वाली है, तेरे मन को जीवन को नई खुशियां मिलने वाली हैं। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, कह सखियां अब कलियां हाथों में खिलने वाली है, तेरे मन को जीवन को नई खुशियां
आपने गीत का जिक्र किया और हम सभी जानते हैं कि आपने फिल्में तो लिखी ही, साथ में गाने भी लिखे हैं, गीत भी लिखे हैं जी, और जी। एक्टिंग भी की है। जी, तो जी। इन तीनों विधाओं में आपकी प्रिय विधा कौन सी है? और साथ में ये भी बताइए कि आगे गाने लिखने का सिलसिला आपने क्यों बंद कर दिया? गाना मैं लिखना चाहता हूँ, पर मुझे दिक्कत क्या होती है कि तमाम म्यूजिक डायरेक्टर जो होते हैं वो अपनी धुन पहले बनाते हैं जी और आपसे कहते हैं उस धुन पे आप गाना लिखिए। तो मैं ऐसा नहीं कर पाता हूँ। मैं गाना लिखता हूँ, आप उसकी धुन बनाइए, मुझे ये ज्यादा करेक्ट लगता है। तो इस वजह से मैं कम गाने लिखता हूँ। तो जितने भी गाने मैंने लिखे हैं पहले मैंने लिख लिए, फिर उसको ट्यून किया म्यूजिक डायरेक्टर्स ने। शांतनु मोइत्रा ने वेलकम टू सज्जनपुर में मेरे 3 गाने लिए, फिर वेल्डन अब्बा में मेरे 3 गाने लिए, राम संपत ने मेरे गाने लिए कटहल में। जी जी। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताऊं मैं जी। कि मैंने एक दुर्गा नाम की फिल्म लिखी थी, टेलीफिल्म थी, वो बासु चटर्जी डायरेक्टर थे। तो वो छत्तीसगढ़ी में लिखा था मैंने, छत्तीसगढ़ की कहानी थी। जब मैंने लिखा था तो स्टार्ट होता है एक गाने से, तो वो गाना छत्तीसगढ़ का एक लोकगीत है जिसको मैंने लिखा था अपनी तरह से बना के जी। कि तिरिया जन्म झनी दे रे सुना, तिरिया जन्म झनी दे। हे सुना, सुना गीत होता है, सुआ तोते की पूजा करते हैं और गाते हैं ये। जी। तो मैंने वो गीत लिखा था। तो बासुदा ने एक बार मुझे अपने घर बुलाया, तो मैं गया, तो मैंने देखा वहां एक आदमी कुर्ता पाजामा पहने बैठा हुआ है सफेद। तो बासुदा ने परिचय कराया, ये सलील चौधरी हैं। जी। तो मैं खड़ा हो गया, मैंने प्रणाम किया, क्योंकि सलील चौधरी बहुत बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर। जी। तो सलीला ने कहा कि मैं इस पे म्यूजिक कर रहा हूँ दुर्गा का। जी। तो ये जो गाना आपने लिखा है कहाँ का गाना है, कैसा गाया जाता है, जरा गा के बताइए। तो मैंने उनको गा के सुनाया। तो मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे भी एक गाने को सलीला ने संगीत दिया है, कंपोज किया। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। एक और इम्पोर्टेंट बात मैं बोलना चाहूंगा कि अभी पिछले दिनों शांतनु मोइत्रा जो बहुत बड़े संगीतकार हैं, कंपोजर हैं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के, जिन्होंने लगे रहो, मुन्ना भाई और 3 इडियट्स, परिणीता कमाल की फिल्में की हैं उन्होंने। हाल ही में मुजीब किया था, श्याम बेनेगल की फिल्म। तो उनसे मेरी बातचीत हो रही थी ऐसे, तो उन्होंने मेरे से कहा कि मेरे जो म्यूजिक कंपोजर जो मैं बना हूँ उसमें ऑल इंडिया रेडियो का बहुत बड़ा हाथ है, और दिन भर हमारे यहाँ ऑल इंडिया रेडियो बजता रहता था, विविध भारती, सुगम संगीत, सवेरे से हम भक्ति संगीत सुनते थे, फिर कुछ सुनते थे, और मैं स्कूल से आने के बाद फिर सुनता था। तो देखिए रेडियो का कितना महत्वपूर्ण योगदान रहा है हम सबकी लाइफ में। जी, क्या बात है, बहुत खुशी हुई जानकर। अब हम उसकी बात कर रहे हैं जो आपके करियर का मील का पत्थर है मेरे नजरिए से, वो है भारत एक खोज। वहीं से आपके करियर की शुरुआत हुई। जी। और भारत एक खोज कैसे जुड़े इस सीरियल से? हमें याद है कि हम सब रामायण सीरियल देखते थे, उसके जस्ट बाद या थोड़ी देर बाद ये टेलीकास्ट होता था दूरदर्शन पर, और हम सब बाकायदा सब कुछ छोड़ के, पढ़ाई लिखाई छोड़कर बैठ जाते थे देखने के लिए, और कर्फ्यू जैसा माहौल होता था। तो कितना कठिन था, कितना चुनौतीपूर्ण था ये आपके लिए? भारत एक खोज एक बहुत ही अच्छा काम है श्याम बेनेगल का, कि पूरी 5000 साल की भारतीय संस्कृति को एक सीरियल में ढालना, और वो काम उन्होंने बहुत कमाल का किया है देखा जाए तो। और बड़ी मेहनत से बनाया उन्होंने, 52 एपिसोड। उसमें नितिन देसाई का सेट था जो काफी कमाल का था। उसमें संजय लीला भंसारी असिस्टेंट एडिटर हुआ करते थे, और बड़े बड़े कलाकार जुड़े हुए थे। और मेरा सौभाग्य कि मुझे हिंदी डायलॉग लिखने का मौका मिला। तो उसमें बसंत देव साहब थे जो बहुत बड़े राइटर थे, सुनील शानबाग, शमा जैदी, तो हम 4 लोगों की टीम थी, और हम लोग आपस में बातचीत करते थे, विचार विमर्श करते थे और लिखते थे। तो मेरे लिए तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरियल हो गया, उससे मुझे काफी शोहरत मिला। आज भी लोग मुझे याद करते हैं तो भारत एक खोज नाम लेते ही उन लोग मेरे को मानने लगते हैं। जी, तो ये सबके लिए बहुत खास बात है कि भारत एक खोज के लेखक से हम बात कर रहे हैं। हमें भी बड़ा गौरव सा महसूस हो रहा है। कुछ सीरियल्स भी आपने लिखे दूरदर्शन के लिए, उन सीरियल्स का आप जिक्र कीजिए। जैसे फर्ज एक सीरियल था, दूरदर्शन में आया करता था। अमरावती की कथाएं श्याम बेनेगल का निर्देशन है। मैंने पटकथा, संवाद और गीत लिखे हैं उसमें, और वो शंकर मंची साहब की कहानियां हैं
जो अद्भुत कहानियां हैं जी। तो वो अमरावती में कभी रहे थे, तो अमरावती के छोटे छोटे लोगों पे उन्होंने कहानियां लिखी थी। जी जी। तो उस पे हमने सीरियल बनाया और मेरा प्रिय सीरियल है वो, मैं उसको अभी भी देखता रहता हूँ और लोगों को दिखाता रहता हूँ जी। उसमें बहुत सारे कलाकारों ने काम किया, रघुवीर यादव, राजेश्वरी, रवि झांकल। जी जी। तो मैंने भी उसमें काफी एपिसोड में एक्टिंग किया है जी। अमरावती कथाएं में। तो इन दिनों आपकी क्या व्यस्तताएं हैं? कोई नई फिल्म लिख रहे हैं? इन दिनों हम लोग नई फिल्में लिख रहे हैं, 2 नई फिल्में पे हम लोग एक साथ काम कर रहे हैं, मैं और यशोवर्धन की वाइफ नियति जोशी। जी हाँ। तो हम तीनों मिलके कुछ कहानियों पे काम कर रहे हैं, 2 कहानियों पे जी। जो हम लोग जल्दी ही बनाएंगे, क्योंकि वो कहानियां लोगों को पसंद आई हैं, प्रोड्यूसर्स को। तो हम लोग उस कहानी को पूरा कर लें और फिर उसको हम लोग शूट करेंगे। जी। अपने श्रोताओं को बता दें कि यशोवर्धन आपके सुपुत्र हैं जिन्होंने कटहल का निर्देशन किया था। जी जी जी। और कटहल फिल्म से सभी वाकिफ हैं क्योंकि हमने इस कार्यक्रम में जिक्र भी किया। और अब आगे बढ़ने से पहले बताइए अशोक जी, आपकी पसंद का कौन सा गाना सुनवाएं? देखिए, एक फिल्म आई थी इंग्लिश विंग्लिश, श्रीदेवी जी थी उसमें। जी जी। तो वो अपने अभिनय के लिए भी जानी जाती है वो फिल्म, और अपने गाने के लिए भी। गाना कौन सा? उसका गाना था माझी नौराई माझी। नौराई माझी। ये गाने की खूबी ये है कि स्वानंद किरकी और सुनिधि चौहान ने मेरे ख्याल से गाया है इसको। और स्वानंद ने लिखा है। लिखा भी, और गाने में भी उसमें कुछ, इसमें नीलाद्री किरकिरी की भी आवाज है। हाँ जी जी जी। तो स्वानंद मेरे अच्छे दोस्त हैं जी, वो भी अच्छे शायर हैं। दूसरा, उन्होंने एक अच्छा प्रयोग किया है कि मराठी विवाह गीत का उपयोग किया है उन्होंने। जी जी। और उसका मुखड़ा मराठी में रखा है जी। तो इस तरह से भाषाओं को करीब लाने का जो काम है ना, वो भी एक गीतकार हमारे यहाँ करते रहे हैं। बहुत सारे ऐसे गीत आए हैं, जो लावणी के गीत जो हिंदी में आए जी, या मछुआरों के गीत जो हिंदी में आए जी जी। तो ये गीत आप जरूर सुनाइए, ये विवाह गीत है और बड़ा सुंदर गीत है। सुनते हैं जी यही गाना जी। नवराई माझी लाडाची ग, आवड तिला चंद्राची ग, नवराई माझी नवसाची ग, अप्सरा जशी इंद्राची ग। नवराई माझी लाडाची ग, आवड हिला चंद्राची ग, नवराई माझी नवसाची ग, अप्सरा जशी इंद्राची ग। और आई चली शर्माती घबराती वो, पिया के घर इजलाती बल खाती वो, सुरमई नैना छलकाती वो, पिया के घर भरमाती सकुचाती वो। चुनर में इसकी सितारे सारे चमकीले
इशारे, बड़े नखरीले नखरीले नखरीले, सपनों के लाखों नजारे, सारे रंगीले रंगीले रंगीले। पढ़ाई चली शर्माती घबराती वो, पिया के घर इठलाती बल खाती वो, सुरमई नैना छलकाती छलकाती वो, पिया के घर भरमाती सकुचाती वो। क्या आप गुनगुनाना चाहेंगे 2 लाइन? लोक शैली में कोई गीत आप गुनगुनाते रहें या कोई गाना अलग से कोई? मैं अपना ही लिखा कोई गीत सुना सकता हूँ जी, आप खुद गाकर। हाँ, मैं खुद गा के सुनाता हूँ। एक गीत है जो भी मैंने सीरियल के लिए लिखा था। देखो सखी वैद ये है बड़ा ही अनाड़ी, देखो सखी वैद ये है बड़ा ही अनाड़ी, समझ न पाए मुझे क्या है बीमारी, समझ न पाए मुझे क्या है बीमारी, नजरिया की मारी हूँ मैं नजरिया की मारी, देखो सखी वैद ये है बड़ा ही अनाड़ी। जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। खास बात ये लगी कि हमारे श्रोताओं को शायद पता नहीं रहा होगा कि एक बेहतरीन लेखक, बेहतरीन गायक भी हैं, और आपके लेखन के पीछे ये कला भी छुपी हुई थी कि आप गाते भी बहुत अच्छा हैं। और रेडियो आपके लिए कितना महत्वपूर्ण रहा? रेडियो मेरी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि मैं बचपन में रेडियो ही एक साधन था दुनिया से जुड़ने का। तो मैं समाचार सुना करता था, एक तो आकाशवाणी में जी, और अशोक वाजपेयी एक न्यूज रीडर, 2-3 न्यूज रीडर थे उस जमाने में, तो उसमें अशोक वाजपेयी भी थे एक जी। तो मैं उनकी आवाज में न्यूज पढ़ने की कोशिश किया करता था और लोगों का मनोरंजन करता था। जी जी। तो देवकी नंदन, अशोक वाजपेयी, ये सब उस समय हुआ करते थे, समाचार पढ़ते थे। जी जी। तो बचपन से रेडियो 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 देखते थे हम लोग, सुनते थे जी, और कल्पना करते थे। फिल्मों के गाने जब बजते थे तो हम कल्पना में हम उस फिल्म को देखते थे जी जी, कि कैसी होगी फिल्म। हमको हीरो हीरोइन अपनी नजर से दिखाई देते थे, फिर हम फिल्म देखने जाते थे वो। जी जी। और गाने इतने इम्पोर्टेंट काम किया है रेडियो ने, क्लासिकल म्यूजिक को, फोक म्यूजिक को, कितने सारे सिंगर्स, कितने सितार वादक, वीणा वादक, गायक शास्त्रीय संगीत के, वो रेडियो की वजह से सब महान बने। बिल्कुल सही बात है। तो हमारे लिए वो बड़ी प्रेरणा थी। हम सब सुनते थे रेडियो और अभी भी सुनते हैं कि चलिए, चाहे ये दूरदर्शन आ गया उसके बाद फिर और भी माध्यम आते चले गए, पर रेडियो की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि ये आपकी कल्पना को विकसित करता है। बिल्कुल, रेडियो हर वक्त का 24 घंटे का साथी होता है। तो और यादों का कारवां है रेडियो। जी, विविध भारती तो यादों का कारवां है। वो गीत लेके आता है, हम सब कुछ भूल जाते हैं, फिल्म भूल जाते हैं, कहानी भूल जाते हैं, गाने हमको याद रहते हैं। जी, बाहरों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, या ले जाएंगे दुल्हनिया ले जाएंगे, ये सब गाने जो हैं ये हमारी जिंदगी के पार्ट हैं। शादियां नहीं होती इनके बिना। बिल्कुल सही बात है। हर मौके पर, जी, हर उत्सव पर जी, विविध भारती से बजने वाले गाने शामिल होते हैं। तो हमें बड़ा अच्छा लग रहा है, रेडियो आपकी जिंदगी से भी इतने शिद्दत से जुड़ा रहा है और आप यहाँ विविध भारती के स्टूडियो में आए, हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। मुझे भी बहुत अच्छा लगा ममता जी, और जुबेर भाई, और आकाशवाणी के निदेशक यहाँ के हर्षवर्धन गवई जी, हर्षवर्धन जी, तो वो और बाकी आपका स्टाफ और यहाँ का परिसर, ये सब कुछ इतना सुंदर और रचनात्मक लगता है इस भीड़ भरी शहर में, इस भागते हुए शहर में। तो मुझे आज आके यहाँ बहुत अच्छा लगा। और श्रोताओं को मेरा नमस्कार, वो इस कार्यक्रम को सुने और प्रतिक्रिया दे सकते हैं तो दें मुझे। बिल्कुल आती है प्रतिक्रिया। जी जी। चलने से पहले, कार्यक्रम के समापन से पहले बताइए आपकी पसंद का कौन सा गाना? देखिए, एक गाना है जो सबकी जय करता है, जय हो।
जय हो एक ऐसा गीत है जो बड़ा भारतीय कॉन्सेप्ट है, इंडियन कॉन्सेप्ट है जी हाँ। पर ये दुनिया भर के लिए है कि दुनिया भर की जय हो। जी, गुलजार साहब ने लिखा, गुलजार साहब ने लिखा है, A.R. रहमान का सुखविंदर साहब ने गाया है, रहमान साहब का संगीत है और इस गाने के लिए गुलजार साहब को एकेडमी अवार्ड मिला, ग्रैमी अवार्ड मिला। तो जय हो जरूर आप सुनाइए। जी, सुनते हैं ये गाना। जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, शुक्रिया। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। जय हो, जय हो। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। जय हो, सच्ची मैंने जान गवाई है, नच नच कोयलों पे रात बिताई है। अखियों की नींद मैंने फूकों से उड़ा दी, गिन गिन तारे मैंने उंगली जलाई है। आजा आजा जिंदे शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमान के तले। आजा जिंदे शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। जय हो, जय हो। जय हो, आजा आजा जिंदे शामी आने के तले, आजा हरी वाली नीले आसमां के तले। जय हो, शपथ जय हो, गामे दे जय हो, हाले दे जय हो, बेखुदी जय हो, बाला बाला जय हो, बाला बाला जय हो, बाला बाला जय हो। अभी आप सुन रहे थे लेखक और गीतकार अशोक मिश्र से ममता सिंह की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग।
रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। सेलुलाइट डिजिटल अपना बॉम्बे टॉकीज।